वेलकम टू साइंस ज़ेरो। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड्स एग्जाम की तैयारी दमदार तरीके से कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा न्यूक्लिक एसिड। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार का होता है, न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी, ये पाया कहाँ जाता है, आज हम ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हम लोग अपने माता पिता से क्यों दिखाई देते हैं? कभी कभी तो किसी की चाल ढाल बोल चाल भी हमारे मतलब पेरेंट्स से मैच करती है, हमारी फेस को मैच करती है, किसी की आंखें मैच करती है, किसी के बाल मैच करते हैं, बालों का कलर, किसी की हाइट मैच करती है। क्यों मैच करती है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है डीएनए। इसी डीएनए आरएनए के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये होता क्या है, कहाँ पाया जाता है, इसका काम क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये कहाँ पाया जाता होगा, न्यूक्लियस में। अब आपको ये पता है कि न्यूक्लियस होता क्या है? चलो स्टार्ट। तो अगर हम देखें एक व्यक्ति जिसका नाम क्या है, रामलाल। ये नाम आपको बहुत बार सुनाई देगा, रामलाल। रामलाल ये कोई व्यक्ति है, ठीक है। रामलाल कोई व्यक्ति है, इसकी हमने इसके बॉडी में किसी भी पार्ट को ले लो, इसके लार, बाल, इसके यूरिन, फीकस, कुछ भी ले लो, उस सब में क्या पाया जाएगा, इसका जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा। ठीक है, अगर मैं मान लो यहाँ से इसकी कोई किसी भी पार्ट से कोशिका निकालते यानी हम क्या निकालते, इसकी सेल निकालते, ये सेल है रामलाल की बॉडी से, कहीं से भी ले लो, लाख बाल कहीं से भी मिल सकती है, किसी भी पार्ट से सेल निकाल। इसकी हमने सेल ली, जब हम किसी कोशिका किसी सेल को देखते हैं, ये क्या है सेल, जब किसी सेल को देखते हैं तो उसमें एक बड़ा सा न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस का फंक्शन बताइए, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है होता है, तो बता सकता है? न्यूक्लियस का फंक्शन होता है, जैसे कि हमारी बॉडी में ब्रेन होता है ना, ऐसे ही वो ब्रेन क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ऐसे ही इस कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, वो क्या करता है, इस सेल के सभी क्रियाकलापों को, सभी फंक्शन को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, तो जब हम इसके न्यूक्लियस को देखते हैं, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट पाए जाते हैं, इसके बहुत सारे ऑर्गेनील पाए जाते हैं, लेकिन हमें तो मतलब नहीं, हमें सिर्फ न्यूक्लियस का मिलता है। तो हम न्यूक्लियस को देखते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे इस तरह से पार्ट पड़े रहते हैं, धागे नुमा समझना या कुछ भी लिक्विड जैसा कुछ भी ऐसा पड़ा रहता है। तो उस लिक्विड को सबसे पहले डिफाइन किसने किया था, सबसे पहले डिफाइन किया था फ्रेडरिक मिशन ने। फ्रेडरिक मिशन ने कब, 1869। फ्रेडरिक मिशन 1869 में बोला कि जो इस न्यूक्लियस में जो लिक्विड पाया जा रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही है, वो क्या है, वो है न्यूक्लिन। क्या है, न्यूक्लिन। शब्द क्या है, न्यूक्लियस, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला ई लाइक लिक्विड जैसा सब्सटेंस है, तो इसे बोलेंगे न्यूक्लिन। इसके बाद कौन आया, इसके बाद आया अल्टमान। अल्टमैन। अल्टमैन ने क्या बताया, ये जो न्यूक्लिन है, ये कैसे नेचर का है, ये एसिडिक नेचर का है भाई। ये कैसा है, एसिडिक नेचर का है। एसिडिक नेचर यानी पीएच स्केल पर ये कहाँ आता होगा, 7 से पीछे आता होगा, 0 से 7 के बीच, 6.9 के बीच में आता होगा। इसलिए हम इसे कह रहे हैं ये एसिडिक नेचर का है। ठीक है, पीएच इसका 6.9 से कम है। ठीक है, तो इन्होंने इस शब्द को इस आधार पर इन्हें क्या बोला, ये न्यूक्लिक एसिड है। तो नाम किसने दिया न्यूक्लिक एसिड, अंडमान ने। खोज किसने की, फ्रेडरिक मिशन ने। फ्रेडरिक मिशन ने इसे क्या नाम दिया, न्यूक्लिन नाम दिया। बाद में इस लिक्विड जैसे सब्सटेंस को अल्टमान ने एसिडिक सब्सटेंस, एसिडिक नेचर का मानकर इसे बोला कि ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, ये जो न्यूक्लिक एसिड है, इस धागे की संरचना को जब मैं सेल डिवीजन के टाइम पे देखती हूँ, कब, सेल
सेल डिवीजन के टाइम पर। सेल डिवीजन में कई फेज आती है, G1 G2 एम फेज। एम फेज में जो अगर हम सेल डिवीजन के एम फेज स्टेज पर देखें तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो लिक्विड सा भरा हुआ है, इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फैली हुई है, वो इस तरह से कंडेंस हो जाती है। इस तरह से क्या हो जाती है? कंडेंस हो जाती है। और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम, इसे हम न्यूक्लिक एसिड बोल दिया अल्टमान ने। क्या बोला? न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लियस शब्द किसने दिया था? फ्रेडरिक मिशर ने। ये शब्द ये दिया था 1869 और ये दिया था 1889, ये दिया अल्टमान ने। ठीक है, ऐसे याद रखना। तो जब हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं कब? सेल डिवीजन के एम पेज पर। एम पेज पर देखते हैं तो ये कुछ ऐसी कंडेंस स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम है यही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाकर लक्षणों को क्या करते हैं? दूसरी पीढ़ी में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यही क्रोमोसोम। अब इससे भी छोटी संरचना होती है, तो हम इस क्रोमोसोम को यहाँ से किसी भी प्लेस से इसे खींच दें, पहले यहाँ से खींचना स्टार्ट करें, फिर कुछ इस तरह की संरचना निकल के आएगी। इस संरचना को हम क्या बोलेंगे? इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे क्या? डीएनए। क्या बोलेंगे? डीएनए। ये कहलाएगा डीएनए। और डीएनए अगर हम देखें, डीएनए कंटेंट्स होके क्या बनाता है? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम हेलिकल क्या बना लेते हैं? न्यूक्लिक एसिड बना लेते हैं। और इस डीएनए के किसी स्पेसिफिक पार्ट, चाहे ये वाला पार्ट हो, चाहे ये वाला पार्ट हो, चाहे ये वाला पार्ट हो, जो एक फंक्शन को लेके जाते हैं, जो किसी फंक्शन के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं क्या? जीन। क्या बोलते हैं? जीन। इसका मतलब क्या है? बहुत सारी जीन मिलकर क्या बनाती है? डीएनए बनाती है। डीएनए बनाती है और डीएनए बहुत सारे कंडेंस होकर क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। क्रोमोसोम बनाता है। तो आपको इस सब में सबसे छोटी यूनिट क्या लगी? ये लगी। तो इसको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। क्या है? यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। इसकी खोज की थी, इसका नाम दिया था जोहनसन ने। जोहनसन ने इसका नाम दिया था। ठीक है, इसको सबसे पहले फैक्टर कहा गया था, कारक। मेंडल ने इसे फैक्टर कहा था। यहाँ तक सब कुछ समझ में आया? ये न्यूक्लिक एसिड शब्द कहाँ से आया? न्यूक्लिक एसिड शब्द किसने दिया? क्या होता है न्यूक्लिक एसिड शब्द? इतना पता चला। अब हम इसमें देखेंगे न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार का होता है। क्या देखेंगे? न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार का, न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप का होता है। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार का होता है? इसे टाइप देखें तो 2 प्रकार का होता है। एक होता है डीएनए, नाम का जानते हो। एक होता है डीएनए का नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए। राइबो, दूसरे का नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जो डीएनए है और आरएनए जो है, इनके अगर फीचर्स देखें, इनके कैरेक्टर देखें, तो डीएनए है वो यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल है। यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल। जबकि आरएनए क्या है? यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल से क्या मतलब है? यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल से अर्थ है कि सभी जीवों में पाया जाता है। अगर मैं बकरी का निकाल के देखूंगी ना कोशिका, तो उसमें भी डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा। अगर मैं किसी कीट की निकाल के देखूंगी ना, किसी इंसेक्ट वगैरह, मच्छर, मक्खी, सबका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो डीएनए ही होगा। ठीक है, अब आते हैं आरएनए। आरएनए क्या होता है? आरएनए सर्टेन जेनेटिक मटेरियल होता है।
जैसे कुछ आरएनए, कुछ जीवों में जैसे कि वायरस, और सारे वायरस नहीं, कुछ वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए। ठीक है, दूसरा इतना आपको समझ में आ गया होगा कि डीएनए क्या है और आरएनए क्या है। डीएनए पाया कहाँ जाता है, अगर ये कहाँ पाया जाता है, ये मोस्टली अगर हम देखें इसको तो ये दो टाइप से पाया जा सकता है। पहला, ये मोस्टली न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसे बोलते हैं। और दूसरा पाया जाता है दूसरा पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या जेनेटिक मटेरियल। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या जेनेटिक, इसे बोलते हैं क्रोमोसोमल। जैसे कि अभी हमने रामलाल की कोशिका निकाली थी, उसमें देखा था जो क्रोमोसोम का निर्माण कर रहे थे तो वो न्यूक्लियस में ही तो पाए जा रहे थे, तो उन्हें बोलते हैं क्रोमोसोमल। और जो माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाएंगे, जो माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाएंगे वो क्या होंगे, वो क्या क्रोमोसोम कन्फर्म करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं फॉर्म करेंगे क्रोमोसोम, तो उन्हें बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, ये मोस्टली जो राइबो आरएनए होता है ये मोस्टली कहाँ पाया जाता है, सेल या साइटोप्लाज्म में। ये न्यूक्लियस में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो जो अगर हम डीएनए में देखें तो डीएनए दो प्रकार के जीवों में पाया जाता है, एक जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं और एक जो होते हैं यूकैरियोटिक जीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक लेवल में पढ़ चुके हैं। प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं उनमें ये न्यूक्लियोइड प्रकार का होता है, यानी कि प्लाज्मिड और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, और ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है जो जीव की तरह काम करता है। न्यूक्लियोइड यानी प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ये जहां पाया जाता है उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। यूकैरियोटिक सेल में ये यहाँ पर मोस्टली सर्कुलर होता है। कैसा होता है, सर्कुलर होता है, कुछ में लीनियर भी हो सकता है, और ये यहाँ पर लीनियर होता है। ये कहाँ पाया जाता है, पहले तो न्यूक्लियस में पाया जाता है, और दूसरा कैसा होता है, ये लीनियर होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। जैसे कि देखा अभी कि डीएनए जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो किसी प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक डीएनए, आरएनए। डीएनए के बारे में हमने समझ लिया और आरएनए के बारे में हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे बनी किससे होते हैं, ये किससे फॉर्म जो होते हैं, इस तरीके से बनते किससे हैं स्ट्रक्चर। ये बनती है, ये जो डीएनए और आरएनए होते हैं ये होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जैसा कि नाम से चल रहा है पॉली न्यूक्लियोटाइड, पॉली मींस बहुत सारी, क्या मिली होगी इसमें, न्यूक्लियोटाइड। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, जैसे कि मान लो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड, ये आपस में जुड़ के ऐसी संरचना बनाएंगी, इसे बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे बनी हुई है, न्यूक्लियोटाइड से। किससे बनी है, न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड क्या है आगे समझेंगे। न्यूक्लियोटाइड किससे बनी हुई है, इसमें दो चीजें मिली हुई है, इसमें दो पदार्थ मिलाए हमने और मिला के इसमें घोल डाले हैं,
क्या मिलाया है? एक मिलाया है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ये पाया किस फॉर्म में जाता है? ये ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में पाया जाता है, ऑर्थोफॉस्फेट, ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। H3PO4 के रूप में पाया जाता है। कैसे? P मिडिल में, H3 है, लो H3 लगा दी, इस स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो फॉस्फेट जो होता है, जो फॉस्फोरिक एसिड, जो न्यूक्लियोटाइड होती है, वो दो चीजों से मिलकर बनी होती है। एक हमारा फॉस्फोरिक एसिड जो ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में पाया जाता है, उसकी स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है। दूसरा क्या होता है? दूसरी होती है हमारी न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। जो ये न्यूक्लियोसाइड होती है, ये अकेली नहीं होती है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। होती क्या है इसमें? ये दो सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है। एक होती है हमारी शुगर, शुगर जिसे हम बोलते हैं पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। अभी पेंटोज क्यों बोल रही हूँ मैं शुगर को? पेंटोज सुना होगा, एस मैथ प्रॉब ब्यूट पेंट, सुना है? पेंट मींस 5। क्या 5? भाई कार्बन 5। कौन 5? 5 कार्बन से मिलकर बनी होगी ये शुगर। कितने कार्बन? 5 कार्बन। अब कैसे मिलकर बनी होगी? जैसे कि अगर हम डीएनए की देखें, चलो पहले आरएनए की देखें। जैसे हम आरएनए की देखें, आरएनए C5H10 H10O5। ठीक है, ये क्या है? आरएनए की शुगर। इसे बोलते हैं हम राइबोज शुगर। क्या बोलते हैं? राइबोज शुगर। दूसरी होती है डीएनए की शुगर, डीऑक्सी। डी मतलब डिलीट हो जाना। किसका डिलीट होना? ऑक्सीजन का डिलीट होना। ऑक्सीजन डिलीट होगी या कहाँ है ऑक्सीजन? C5 तो पूरे में, H10 भी पूरे हैं। कौन डिलीट हुआ? ऑक्सीजन डिलीट होगी। कितनी डिलीट करेंगे? एक, H4। किसे बोलते हैं? डीएनए की शुगर। और डीएनए की शुगर का नाम होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर। और न्यूक्लियोसाइड एक तरफ शुगर से बनी होती है और दूसरी तरफ बनी होती है नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजीनियस बेस। जो बेस होते हैं ये कुल दो टाइप के होते हैं। नाइट्रोजीनियस बेस ये दो टाइप, और दूसरा होता है प्यूरिन। क्या होती है? pyrimidine, दूसरा प्यूरिन। pyrimidine अगर हम देखें, ये बहुत बड़ी स्पेलिंग है यार, तो कट करो, तो कट कर देते हैं हम इसे CUT कट। जो pyrimidine होता है उसमें 3 सबस्टेंस होते हैं। एक होता है साइटोसिन, एक होता है यूरेसिल, एक होता है थाइमिन। और जो प्यूरिन होते हैं, और जो pyrimidine होता है इसमें कार्बन कितने होते हैं? ये 6 कार्बन की रिंग होती है। क्या होती है? ये 6 कार्बन की रिंग होती है। बड़ी है लेकिन कार्बन इसमें कम है। स्पेलिंग इसकी बड़ी है लेकिन कार्बन इसमें कम है, और इसमें मेंबर इसके ज्यादा है। जबकि प्यूरिन देखें तो प्यूरिन 9 कार्बन की रिंग होती है। क्या होती है? 9 कार्बन की रिंग होती है, और इसमें रिंग कितनी होती है? इसकी रिंग होती है 2 और इसकी रिंग होती है 1। ठीक है, प्यूरिन, प्यूरिन के 2 ही सब्सटेंस होते हैं। नंबर 1 ग्वाइनिन, G4 ग्वाइनिन, और दूसरा एडेनिन, दूसरा एडेनिन। तो इन सारे सब्सटेंस से हमारे डीएनए और आरएनए बने होते हैं। आरएनए जो होता है
मोस्टली कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और जो डीएनए होता है ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जैसे अगर डीएनए को बनाएंगे, जैसे हम डीएनए को बनाएंगे तो डीएनए इस टाइप से बनेगा, जबकि आरएनए बनाएंगे, आरएनए इस टाइप से, आरएनए ऑलवेज सिंगल, बेचारा डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, दोनों होते हैं इसमें। ठीक है, तो हम एक बार फॉर्म करके देख लेते हैं इसको, कौन से बॉन्ड बनते हैं और कैसे कैसे ये फॉर्म होता है। ठीक है, तो हम एक बार रिवाइज कर लें। जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये कितने प्रकार का होता है, डीएनए आरएनए, पूरा आराम से पढ़ चुके हैं, न्यूक्लिक एसिड पाया गया था, इसने खोजी थी, क्या नाम दिया। ठीक है, जो डीएनए और आरएनए होता है ये क्या होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर होती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर किससे बनी होती है, पॉली है तो न्यूक्लियोटाइड से बनी होगी। न्यूक्लियोटाइड किससे बनी होती है, फॉस्फोरिक एसिड जो ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में पाया जाता है, H3PO4, इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है। ठीक है, अगर हम इसके दूसरे कंपोनेंट देखें तो इसका दूसरा कंपोनेंट होता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, टाइड, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, जो साइड होता है, न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो दो सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, एक होता है सुगर, सुगर जो होती है वो पेंटोन होती है, दूसरा होता है नाइट्रोजन बेस। ठीक है, जो शुगर होती है जिसे हम पेंटोस शुगर बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं उसमें जो 5 कार्बन होते हैं, जैसे आरएनए में देखे और डीएनए, आरएनए में देखे C5 एस्टन O5। ठीक है, आरएनए जो होता है उसमें उसे बोलते हैं हम राइबोस शुगर, C5 H10O5। जो डीएनए होता है उसके बोलते हैं हम डीऑक्सीराइबो, डीऑक्सीराइबो क्यों, डिलीट हो जाता है एक ऑक्सीजन इसके अंदर से, इसलिए से बोलते हैं हम डीऑक्सीराइबो। जो नाइट्रोजन बेस होते हैं दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी एक प्यूरिन, प्राइमरी 6 कार्बन रिंग है, और उधर जो प्यूरिन है वो 9 कार्बन डबल रिंग है। ठीक है, जो प्राइमरी होता है 3 टाइप का होता है, टाइरोसिन, यूरेसिल और थायराइड। जो प्यूरिन होता है 2 टाइप का होता है, ग्वालिन और टैलिन। अब हम देखते हैं डीएनए फॉर्म कैसे होता है। तो सबसे पहले हम इधर से नाइट्रोजनी बेस को उठा लेते हैं, नाइट्रोजनी बेस को उठा लेते हैं। तो जब हम बॉन्डिंग कराते हैं अकॉर्डिंग टू चार्गाफ लॉ, जब हम बॉन्डिंग कराते हैं तो प्यूरिन जो है, प्यूरिन किससे मिलती है, पिरामिडिन से मिलती है, पिरामिडिन। ये जब मिलती है तो यहाँ बॉन्ड जो बनता है उसे बोलते हैं एच बॉन्ड। क्या बोलते हैं, एच बॉन्ड। जो एच बॉन्ड होता है उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, प्यूरिन पिरामिडिन से मिली तो उसने बनाया एच बॉन्ड, प्यूरिन पिरामिडिन से मिलेगी एच बॉन्ड। अब जो प्यूरिन पिरामिडिन ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, नाइट्रोजनी बेस। नाइट्रोजीनियस बेस जो होता है वो किससे मिलेगा, वो मिलेगा शुगर से। जब ये शुगर से मिलता है, जब ये शुगर से मिलता है तो इनके बीच में बॉन्ड बनता है, क्या, इनके बीच में बॉन्ड बनता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ऐसा ध्यान रखना, ग्लाइकोलिन शुगर, सिडिक ले लो, नाइट्रोजीनियस बेस। ठीक है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है इनके बीच में। ठीक है, अब हम कहाँ तक हुए, हमने नाइट्रोजीनियस बेस के बीच में बॉन्डिंग कर दी, एच बॉन्ड, नाइट्रोजीनियस बेस और शुगर के बीच में बॉन्डिंग की, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बन क्या गया, पूरा टोटल क्या बन गया, ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। ये टोटल क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड किससे मिलेगा, फॉस्फेट से मिलेगा, और ये फॉस्फेट ऐसे मिल जाए, मान लो ये फॉस्फेट से मिलेगा, फॉस्फेट से क्या, कौन सा बॉन्ड बनाएगा, फॉस्फो, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड जानते होंगे, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर एक बार बना के देख लेते हैं कैसी बनेगी। बॉन्ड तो आपको याद हो गए होंगे, एक बार लिख भी देती हूँ बॉन्ड। बॉन्ड लिखते हैं यहाँ। ठीक है, नाइट्रोजीनियस बेस, प्यूरिन और पिरामिडिन के बीच में एच बॉन्ड लिख लेना सब लोग। ठीक है, अब नाइट्रोजीनियस बेस और किसके बीच में, शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब कौन बन गया, अब बन गया न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फो
ईस्टर्न बॉन्ड। ये 3 बॉन्ड याद रखते हैं, ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहले हम प्यूरिन को ब्राइमडिन से मिलाते हैं। जैसे मैंने देखो, जो यूरेसिल होता है ये केवल आरएनए में पाया जाता है, ये सिर्फ आरएनए में पाया जाता है, ये डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो मैं अगर साइटोसिन को मिलाऊंगी प्यूरिन से, मैं ब्राइमडिन में से साइटोसिन उठाया, साइटोसिन को मिलाऊंगी प्यूरिन से, तो मैं मिलाऊं किससे? ग्वानिन से मिलाऊंगी या एडेनिन से? मैं हमेशा मिलाऊंगी ग्वानिन से। और चार्गाफ लॉ कहता है कि जब साइटोसिन ग्वानिन से मिलता है तो ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बना यहाँ? एच बॉन्ड बन गया यहाँ पे। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कौन मिला? साइटोसिन ग्वानिन से। इसने क्या बना दिए? नाइट्रोजन बेस बना दिए। मैं यहाँ पर एक और बार मिला देती हूँ, एक और को। चलो यहाँ पर मैं लेती हूँ, पहले प्यूरिन ले लेती हूँ। एडेनिन को मिलाना है मुझे, तो मैं किससे मिलाऊंगी? यूरेसिल तो मिल नहीं सकता, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से दोस्ती करता है, साइटोसिन की दोस्ती नहीं है ग्वानिन से। तो यूरेसिल यूरेसिल कहता है मैं डीएनए में नहीं आता। और यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ पर हम डीएनए ही बना रहे हैं। यहाँ पर बन रहा है डीएनए। यूरेसिल ने बना कर मैं नहीं आऊंगा डीएनए, तो मैं नहीं आऊंगा डीएनए के साथ मैं नहीं आऊंगा, तो थायमिन होता है, चलो मैं आ जाता हूँ। तो एडेनिन के साथ हमेशा कौन बॉन्ड बनाता है? थायमिन बनाता है, लेकिन बॉन्ड कौन सा होता है? डबल बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। अब कौन आएगा? ये तो नाइट्रोजन बेस हो गए। अब किसका फंक्शन आएगा? अब आएगी शुगर। शुगर मिलेगी इनसे। शुगर किससे मिली? नाइट्रोजनी बेस से। तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बना? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। याद रखना, भूलना मत, इधर फुल फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है। तो कौन सा बॉन्ड बना? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल सकते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियोसाइड। इधर भी मिला देते हैं, शुगर से मिले कौन? नाइट्रोजनी बेस या नाइट्रोजनियस बेस। अब शुगर किससे मिलेगी? फॉस्फेट से। किससे मिलेगी शुगर? फॉस्फेट से। तो ये क्या बनाएगी? इस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड बनाएगी, यानी कि ये स्ट्रक्चर जो होगी वो क्या कहलाएगी? न्यूक्लियोटाइड कहलाएगी। समझ में आया यहाँ तक? तो इस तरह से ही आगे स्ट्रक्चर बनती जाएगी और ये क्या बन जाएगा? डीएनए की स्ट्रक्चर बन जाएगी, डबल हेलिक्स डीएनए बन जाएगा। कुछ समय बाद ये इस टाइप से दिखाई देगा। अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो इस टाइप से दिखाएगा। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन बेस, यहाँ पर शुगर, और ये इसकी जो बैकबोन में होता है वो फॉस्फेट होता है। तो हमने आज क्या समझा? न्यूक्लिक एसिड, उसमें डीएनए आरएनए, और डीएनए को हमने पूरा प्रॉपर्ली समझ लिया है, आरएनए की हमने स्ट्रक्चर समझ ली, ठीक है। अब बस हमें इनके केमिकल स्ट्रक्चर देखनी है, वो हम